नमस्कार बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं इन अ क्यूब एज वेल एज ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री में डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ लिगेंड्स देखा था। एंड एज सच हमने ये देखा था कि जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं दे विल फेस मोर रिपल्जन्स ऑफ द लिगेंड्स एज कंपेयर टू द नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं। आइए, लेट अस सपोज इधर हमारी एनर्जी बढ़ रही है। मैंने लिख दिया क्या? ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी। ठीक है ना? तो these are the 5 degenerate d orbitals। ठीक है ना? ये क्या है? These are the degenerate d orbitals in the absence of ligand field। जब कोई लिगैंड नहीं रहेगा तो याद करो हमने पिछले लेक्चर में क्या कहा था कि पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या रहेगी? वन एंड द सेम, बराबर रहेगी। ठीक है ना? इन द प्रेजेंस ऑफ स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड, स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड में क्या होगा? पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो बढ़ेगी और वो बढ़ेगी इक्वल अमाउंट से। ठीक है ना? तो अगेन दीज आर द degenerate d orbitals but this time in spherically symmetrical ligand field। ठीक है ना? अब जैसे ही हमारे लिगेंड्स क्या बेटा, जैसे ही हमारे लिगेंड्स ऑक्टाहाइड्रन ज्योमेट्री बनाते हुए आएंगे तो क्या होगा? एक्सियल वाले की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी एज कंपेयर टू नॉन एक्सियल। तो ध्यान से, और इसको मैंने सपोज करो ऐसे कर दिया। ये तो बस आपका ये लाइन बस ये दिखा रहा है कि एनर्जीज बढ़ रही है। ठीक है ना? इसको स्ट्रेट कर दिया जाए। तो this is the splitting of d orbitals in octahedral ligand field। ठीक है ना? अब क्या होगा? तो ये आपका क्या था? ये आपके हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या क्या है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये आपके थे एक्सियल वाले, और ये कैसे हैं बेटा? नॉन एक्सियल। एक बात आप समझना, जो एक्सियल डी ऑर्बिटल्स है इनके लिए एक स्पेशल नेम आएगा Eg। क्या आएगा? Eg। और नॉन एक्सियल वाले के लिए जो स्पेशल नेम आएगा वो क्या आएगा? T2G। ठीक है ना? अच्छा, ये जो गैप है, ये जो स्प्लिटिंग हुई है डी ऑर्बिटल्स की, इनके बीच में जो गैप है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा O से या फिर 10dq से। ठीक है? और ये जो डेल्टा O या 10dq है इसको हम बोलेंगे बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड, ऑक्टाहाइड्रल लिगैंड फील्ड। ठीक है ना? ऑक्टाहाइड्रल लिगैंड फील्ड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ये। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेट मी ड्रॉ दिस टू बी a स्ट्रेट लाइन। अच्छा, डेल्टा ओ शब्द कहां से आया है? डेल्टा माने क्या होता है? डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ एनर्जी हुआ, एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है ना? अच्छा, आप एक बात आप और समझो, ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है बिटवीन Eg एंड T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है ना? क्या हुआ? ऑक्टाहेड्रल लिगैंड फील्ड में पांचों की एनर्जी तो बढ़ गई। पांचों की एनर्जी में क्या हुआ? एक्सियल वाले की एनर्जी ज्यादा बढ़ी और नॉन एक्सियल वाले की एनर्जी कम बढ़ी। ठीक है ना? तो होगा क्या? जिस तरह हम सेंटर ऑफ मास एज्यूम करते हैं, लेट अस सपोज समथिंग लाइक दिस, दिस इज द समथिंग लाइक सेंटर ऑफ एनर्जी।
और इसको हम बोलेंगे बैरी सेंटर। क्या बोलेंगे? बैरी सेंटर, ठीक है ना। बैरी सेंटर से एक्सियल वाले की एनर्जी कितनी बढ़ी? ये बढ़ी है बेटा 0.6 डेल्टा ओ या फिर 6 dq, ठीक है ना। और जो नॉन एक्सियल वाले की है उसकी एनर्जी कितनी कम हुई है? वो कम हुई है -0.4 डेल्टा ओ या -4 dq पर इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितनी बढ़ी है? 0.6 डेल्टा ओ या 6 dq पर इलेक्ट्रॉन। इसको आप लॉजिकली इस तरह भी आप समझ सकते हो कि जैसे अगर इलेक्ट्रॉन एक्सियल वाले में आएंगे तो पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी बढ़ेगी? पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी बढ़ेगी 6 dq। एक इलेक्ट्रॉन से अगर 6 dq एनर्जी बढ़ेगी तो एक्सियल वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 आएंगे, क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स हैं। तो एनर्जी कितनी बढ़ेगी? 24 dq। और नॉन एक्सियल वाले में इलेक्ट्रॉन भरने पर सिस्टम लूजेस -4 dq इलेक्ट्रॉन, -4 dq एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन। और चूंकि नॉन एक्सियल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो एनर्जी कितनी कम होगी? -24 dq। तो बढ़ी कितनी पूरा भर जाने पे एक्सियल वाले को? 24 dq। नॉन एक्सियल पूरा भर जाने पर कितनी घटी? -24 dq। नेट आके 0 पे रुका कि नहीं? क्या ये बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है। तो क्या बात ध्यान देना है कि एक्सियल वाले की और नॉन एक्सियल वाले की जो एनर्जी गैप है उसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा ओ और 10 dq। बैरी सेंटर से एक्सियल वाले में इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो पर इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी बढ़ेगी? 6 dq। जब नॉन एक्सियल में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी घटेगी? -4 dq। अच्छा, एनर्जी अगर प्लस में है मतलब सिस्टम क्या हो रहा है? स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज? हाँ, डिस्टेबलाइज। और एनर्जी अगर नेगेटिव में है मतलब सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है। और जब सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है द सिस्टम बिकम्स मोर स्टेबल। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि थोड़ा और आपको क्लियर दिखे। ऐसे ऐसे स्प्लिट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है नाउ, द इलेक्ट्रॉन्स आर filled in the d orbitals माने T2g and Eg depending on the relative values of डेल्टा ओ। डेल्टा ओ हमें पता है हम किसको बोलते हैं? ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रन फील्ड। एंड पी, पी को हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। इसको पढ़ते रहो बेटा, आगे आगे चीजें कंप्लीट होती रहेंगी, समझ में आती रहेंगी। पेयरिंग एनर्जी इज द एनर्जी required to pair up electrons in an orbital, comma, it is fixed for a given complex। जरा आप मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मान लो बेटा, अगर मेरा कॉन्फ़िगरेशन है D1 कॉन्फ़िगरेशन, तो D1 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा बेटा? ये T2g है, ये Eg है, ये ऐसे होगा। तो D1 को आई कैन राइट T2g 100 Eg 00। D2 कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? पहला इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर इसमें, एज पर हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या बोलता था? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि ईच डीजेनरेट ऑर्बिटल डज नॉट कंटेन वन इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन भरते समय हमें ऑफ-बाउस प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और पॉलीज प्रिंसिपल तीनों ही फॉलो करना है, ठीक है ना। अच्छा, D3 में क्या होगा? अभी पेयरिंग तो शुरू होगी नहीं, तो यहां तक क्लियर है सभी को। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, D4 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होगी।
कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटी? एक पॉसिबिलिटी तो ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मतलब T2G में आके पेयरिंग हो जाए, इलेक्ट्रॉन EG में ना जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब T2G में एक इलेक्ट्रॉन भर जाए, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन चला जाए EG में। तो दो पॉसिबिलिटी है। अच्छा, पहली पॉसिबिलिटी को मैंने लिखा T2G 211 EG 00, और दूसरी पॉसिबिलिटी को मैंने लिखा बेटा T2G 111 EG 10। अब पहली पॉसिबिलिटी सही है कि दूसरी पॉसिबिलिटी सही है, या फिर पहली पॉसिबिलिटी कब होगी, दूसरी पॉसिबिलिटी कब होगी? अब ये डिपेंड करता है किस पे, रिलेटिव वैल्यूज ऑफ डेल्टा ओ एंड पी पे। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, रिलेटिव वैल्यूज ऑफ डेल्टा ओ एंड पी पे। जरा समझो बेटा, जैसे मैं ये कह रहा हूं, जैसे जो पहली पॉसिबिलिटी आई है, ये कब होगी, जब डेल्टा ओ बड़ा है पी से। और दूसरी पॉसिबिलिटी है वो कब होगी, जब डेल्टा ओ छोटा है पी से। इसको लॉजिकली आप समझो, अगर डेल्टा ओ की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब T2G और EG का गैप अच्छा खासा ज्यादा है। T2G और EG का गैप अच्छा खासा ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड कम है। तो आप मुझे बताओ, साइंस में कौन सा प्रोसेस ज्यादा फेवरेबल होता है, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड कम है या जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा है? ऑफ कोर्स जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड कम होता है। तो पहले केस में क्या हुआ, पेयरिंग के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड कम है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर होना प्रेफर करेगा, इसलिए पेयरिंग कुछ ऐसे होगी, T2G में पेयरिंग हो जाएगी। जबकि दूसरे केस में क्या हुआ, डेल्टा ओ की वैल्यू कम है, मतलब ये स्प्लिटिंग बहुत ही कम हुई है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने के लिए एनर्जी बहुत चाहिए, तो क्या होगा, पेयरिंग अवॉइड होगा ना, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर, T2G 111 EG 10, ठीक है ना। तो जब डेल्टा ओ बड़ा हुआ पी से, तो इन दिस केस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेफर्ड, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेफर्ड। इस केस में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेफर्ड। अच्छा, अगला क्या, और जब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसको हम बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे बेटा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज प्रेफर्ड, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहां पे हम बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इज आल्सो नोन एज स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। और लो स्पिन को हम क्या बोलेंगे, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि कब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, कब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग अवॉइड होगी। अगर डेल्टा ओ बड़ा है पी से, तो इलेक्ट्रॉन पेयर होना प्रेफर करेगा। अगर डेल्टा ओ छोटा है, पी बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर होना प्रेफर नहीं करेगा। तो अब हमें ये जानना है कि किस केस में डेल्टा ओ की वैल्यू बड़ी आएगी और किस केस में डेल्टा ओ की वैल्यू छोटी आएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ या 10dq। किस केस में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग ज्यादा होगी और किस केस में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कम होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला फैक्टर, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो क्या है, नेचर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है ना। अब होता क्या है, कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग ज्यादा कराते हैं, ठीक है ना। तो लिगेंड्स which causes greater splitting of d orbital, ठीक है ना। अगर लिगेंड्स स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ज्यादा करा रहे हैं, इट मींस इस बार डेल्टा ओ की वैल्यू अच्छी खासी हाई होगी।
इस केस में डेल्टा ओ बड़ा होगा पी से, और ऐसे लिगैंड्स को हम लोग बोलते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड पे स्प्लिटिंग ज्यादा कराएगा, स्प्लिटिंग ज्यादा कराएगा तो क्या होगा? पेयरिंग फेवरेबल होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फेवरेबल होगा। और कुछ कॉम्प्लेक्सेस, कुछ लिगैंड्स ऐसे होते हैं जो कि स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं करा पाते हैं। लिगैंड्स विच कॉजेस लेसर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा, इस केस में डेल्टा ओ की वैल्यू कम होती है, डेल्टा ओ कम है पी से। इनको हम बोलते हैं बेटा वीक फील्ड लिगैंड। क्या बोलेंगे? वीक फील्ड लिगैंड हम बोलेंगे डब्ल्यू एफ है। ठीक है, अब लिगैंड कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल सीरीज दी गई, और उस एक्सपेरिमेंटल सीरीज को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है ना? तो द स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस लिगैंड्स have been measured experimentally and has been summarized in स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जिस तरह आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट का सीरीज पढ़ते हो ना, ठीक वैसे ही यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड को हम पढ़ेंगे किसमें? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। इसमें कई सारे लिगैंड्स अरेंज हैं, कुछ लिगैंड्स को मैं लिखता हूँ। आई माइनस, बी आर माइनस, सल्फाइड, एस सी एन माइनस, क्लोराइड, नाइट्रेट, एजाइड, एफ माइनस, ओ एच माइनस, ई टी ओ एच, ऑक्सलेटो, वाटर, एन सी एस माइनस, ई डी टी ए, सी एच थ्री सी एन, pyridine, अमोनिया, इथाइलिन डायमीन, बाइपेरिडिल, NO2 माइनस, CN माइनस, सी। देखो बेटा, यू तो लिगेंड्स कई सारे हैं, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं जिनका हमें काम पड़ता है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ लिख दिया गया है। ठीक है ना? आयोडाइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड, थायोसाइनेटो, क्लोराइड मतलब क्लोरिडो, नाइट्रेट, एसिडो, फ्लोरिडो, हाइड्रोक्सिडो, इथेनॉल जो कि ऑक्सीजन डोनर है, ऑक्सलेटो, एक्वा, एनसीएस माइनस, ईडीटी ये पता ही है, CH3CN, पेरिडीन, अमोनिया, इथाइलिन डायमीन, बाइपेरिडिल, NO2 माइनस, साइनिडो और CO। ठीक है ना? अब आपको एक बात समझना है कि जैसे जैसे मैं आयोडाइड से, ब्रोमाइड से, सल्फाइड से आगे बढ़ रहा हूं, एज आई मूव टुवर्ड CO, द स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड्स। ठीक है ना? द स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड इज इंक्रीजिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? अच्छा, इनको याद करने के लिए अलग अलग ट्रिक्स वगैरह होती हैं, वो आप ट्रिक्स आप देख सकते हो, आपको यूट्यूब वीडियोस में मिल जाते हैं। बट मेन चीज क्या है कि आपको इसको दिमाग में रखना है, आपको लिगेंड्स के नाम दिमाग में रखने हैं। सर मैं ये याद करना है? हाँ बिल्कुल याद करना है। ठीक है ना? अब इसमें आपको जनरल पॉइंट्स आप समझो। क्या? इन जनरल द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर: हैलोजन डोनर, ऑक्सीजन या सल्फर डोनर, नाइट्रोजन या फास्फोरस डोनर, अंत में क्या? कार्बन। ठीक है ना?
दिस इज द जनरल ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। जैसे आप देखो, जो ये सब देखो इन जनरल ये हैलोजन है कि नहीं बताओ। हैलोजन डोनर के बाद देखो हाइड्रोक्साइड, इथेनॉल, ऑक्सलेटो, वाटर, ये सब क्या है, ऑक्सीजन डोनर है। NCS माइनस, EDTA, CS3CN, pyridine, अमोनिया, EN, बाइप्रिडिल, NO2 माइनस, ये सब क्या है, नाइट्रोजन डोनर है। और जबकि CO और साइनाइड कैसे हैं, कार्बन डोनर। तो ये बात थोड़ी दिमाग में आपको रखनी है, ठीक है ना। इन जनरल हैलोजन डोनर इज द वीकेस्ट, उससे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन डोनर, उससे स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजन डोनर, उससे स्ट्रॉन्ग कार्बन डोनर। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा अरेंज द फॉलोइंग इन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, मैंने आपको दिया Cl माइनस, मैंने आपको दिया वाटर, मैंने आपको दिया अमोनिया, मैंने आपको दिया CO, तो आप कर लोगे ना। इन जनरल जो सवाल पूछे जाते हैं बहुत ही क्लोज वाले लिगैंड के सवाल नहीं पूछेंगे कि आपको कह दिया जाए कि आप अमोनिया और pyridine कंपेयर करो, नहीं, इतने क्लोज नहीं पूछेंगे। इन जनरल जो पूछते हैं वो एक ऑक्सीजन डोनर होता है, एक हैलोजन डोनर, एक नाइट्रोजन डोनर और एक कार्बन डोनर। बट फिर भी आपको पूरे ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आपको याद करनी है, बिकॉज यू नेवर नो हाउ दे माइट आस्क यू द क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा, इन जनरल, इन जनरल मैं हर बार इन जनरल क्यों बोल रहा हूं, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ कोई एब्सोल्यूट नहीं होती है ना। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग या वीक है, तो इन जनरल तो आप वीक बोलोगे ना। लेकिन अगर मैं कंपेयर करने कहूँ फॉर्मिक एसिड के साथ, तो आप क्या बोलोगे, एसिटिक एसिड क्या है। जैसे मान लो सॉरी, इथेनोइक एसिड इन जनरल कैसा है, वीक एसिड है। लेकिन अब मैं कंपेयर करूं उसको किसके साथ, प्रोपेनोइक एसिड के साथ, तो इथेनोइक विल बिकम स्ट्रॉन्ग, प्रोपेनोइक विल बिकम वीक। लेकिन जनरली इथेनोइक एसिड क्या है, वीक एसिड है ना। ठीक वैसे ही मैं जनरल टर्म यूज कर रहा हूं। इन जनरल लिगैंड स्टिल वाटर, दे आर WFL, मतलब यहां तक के लिगैंड्स दे आर WFL, और इसके बियॉन्ड जो हैं दे आर इन जनरल अज्यूम टू बी SFL। लिगैंड्स बियॉन्ड वाटर दे आर अज्यूम टू बी SFL। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपको दिमाग में रखनी है। ऑल्सो साइनाइड एंड CO आर द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड, ऐसे लिखो, आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड। तो सबसे पहला फैक्टर जो स्प्लिटिंग को अफेक्ट करता है वो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, जिसमें हमने क्या पढ़ी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होंगे वो स्प्लिटिंग ज्यादा कराएंगे, डेल्टा हो ज्यादा होगा तो पेयरिंग फेवरेबल होगा। जो वीक फील्ड लिगैंड है वो स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं करा पाएंगे, तो पेयरिंग फेवरेबल नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, इसको पढ़िएगा, इसको रिवाइज करिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू ऑल एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग, थैंक यू बेटा।